नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस मंच पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस सेक्शन में हम पढ़ रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो अब का जो टॉपिक है वो है स्टेक होल्डर्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये आपका जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 मेंस में काम करेगा, जो कि राइट इश्यूज़ का पार्ट है, यानी सोशल सेक्टर्स में काम करेगा। तो इसमें आपको ये बताना है कि कैसे आप इसकी ड्राफ्टिंग करोगे और किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखोगे। तो उसी क्रम में पहले बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की। तो स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है कि भागीदार वे लोग जो इस एजुकेशन सिस्टम में अपना रोल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से योगदान देते हैं। जैसे कि इसी क्रम में पहली जो बात आएगी वो होगा पेरेंट्स का, दूसरा होगा स्टूडेंट्स का, तीसरा होगा टीचर्स का, चौथा होगा इंस्टीट्यूशंस का, पांचवा होगा क्वालिटी का और छठा होगा करिकुलम का। कि अब जैसे इस क्रम में हम देखें अगर पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को किस आधार पे आप समझोगे, तो उस क्रम में आप देखो पहला जो होता है, बात करें अर्बन फैमिलीज की, दूसरा है रूरल फैमिलीज की। देखो अर्बन फैमिलीज की अगर हम बात करें तो इसके कई जो है इसके इशूज एंड चैलेंजेज हैं। पहली चीज़ कि इसके जो इशूज हैं मेनली, उसमें सबसे खास जो चीज़ आती है वो है कि यहाँ पे प्रेशर्स होता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि जैसे उनके अपने प्री बोर्ड्स में, अपने बोर्ड्स में किस तरीके से मार्क्स ले आने हैं, और ये ज़्यादा जो है हैक्टिक टास्क होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो है इसमें आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि लैक ऑफ टाइम स्पेंट, टाइम की बात करें, गार्जियंस के पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि बच्चों को जो है समय दे पाएँ, चाहे वो गार्जियन में उनके मदर हों या फादर हों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम का अभाव होता है और इस वजह से ये बच्चे जो होते हैं इलिसिट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगते हैं। तीसरी जो अगर हम बात करें तो इस क्रम में वो होगा फोर्स डिसीजन की। फोर्स डिसीजन का मतलब क्या होता है कि ये भी प्रेशर से ही कोरिलेटेड है कि पर्टिकुलरली बच्चा जो है उसको इतना ज़्यादा पैनिक कर देना कि वो अपने सेल्फ डिसीजंस ना ले पाए। और जैसे कि सब्जेक्ट चूज करने की जब बात आती है, कई फैमिलीज ये डिसाइड करती है कि तुम साइंस पढ़ो या अगला कोई ह्यूमैनिटीज़ पढ़े, तो यानी आप पेरेंट के अकॉर्डिंगली वो चीज़ काम बच्चे जब करते हैं तो उसमें सही आउटकम नहीं आ पाता है। दूसरा अगर हम बात करें रूरल फैमिलीज का, रूरल फैमिलीज के चैलेंजेज क्या हैं? सबसे बड़ी चैलेंजेज इनका जो है डिग्री जो है ओरिएंटेड प्रोग्राम के तौर पे ही ये लोग काम करते हैं। जैसे क्या होता है कि केवल डिग्री हासिल करना ही इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि किसी तरीके से डिग्री मिल जाए। वो डिग्री किस लेवल की है, क्या वो फ्रूटफुल है कि नहीं है, इस पे उनका कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें ड्रॉप आउट रेट, ड्रॉप आउट का मतलब किन्हीं कारणों से जो है विद्यालय जो होता है नॉर्मल घर से बहुत दूर होता है, ग्रामीण अंचल की हम बात करें तो उसमें हम देखा यह जाता है कि गार्जियन की जो रुचि होती है वो बच्चों को स्कूल भेजने की नहीं रहती है, विशेषकर लड़कियों के लिए, क्योंकि उनको तमाम तरीके के डर्स होते हैं। पहला चीज़ होता है सिक्योरिटी का, दूसरी चीज़ क्या होती है कि इंटरेस्ट का भी आप कह सकते हो, तो ड्रॉप आउट रेट जो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन के भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं ग्रामीण अंचल में, जो है जिसके माध्यम से ये पूरी की पूरी प्रणाली जो है थोड़ी सी ठप पड़ जाती है। तो ये जो है रूरल फैमिलीज़ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अब कास्ट बेस्ड की बात करें, ये ग्रामीण अंचल में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। कास्ट बेस का मतलब क्या होता है, आज भी सोसाइटी जो है हायरार्किकल सिस्टम में अभी भी बटी हुई है। जैसे कि हम चारों वर्णों की बात करें, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, तो आज भी आप कई स्कूलों में आप देखते हो कि ये दबदबा थोड़ा बहुत चलता है हल्का फुल्का। तो इस क्रम में भी जो है शिक्षा लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है और नॉर्मली प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। हालांकि अभी तक बहुत चीज़ें सुधर चुकी हैं। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस भी आपको देखने को मिलता है रूरल फैमिलीज में। उसके बाद से गैप, ह्यूज गैप देखने को मिलता है, गैप भी आप देखने को मिलेगा।
कि एजुकेशन जो है सिर्फ उतने के ही रह जाएंगे कि जितने से उनका काम चल सके, विशेषकर लड़कियों के केस में। तो ऐसे ऐसे जो है काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स से रिलेटेड, जो आप देख सकते हो कि अर्बन फैमिलीज़ के पेरेंट्स का कुछ अलग इशूज है और रूरल फैमिलीज़ के पेरेंट्स का कुछ अलग इशूज हैं। ठीक है, अगर जो हम दूसरे क्रम में हम बात करें इसके पैरामीटर्स को देखते हुए, स्टूडेंट्स का, तो अब स्टूडेंट्स को लेकर के क्या समस्याएं हैं कि अब माना जाता है कि आइडियल स्टूडेंट्स वो होता है कि जो ग्रेडिंग के लिए ना पढ़े, वो सिर्फ इसके लिए पढ़े कि नॉलेज किस तरीके से मिल रहा है और नॉलेज का कहाँ कहाँ अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज कर पाए और आगे जा कर के उससे नए नए इनोवेशंस कर सके। तो ये होता है रियल ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन इसके भी कई इशूज एंड चैलेंजेज हैं, जैसे कि हम एक एक करके इस पे हम ध्यान देते हैं। जैसे कि पहली चीज़ की कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन। क्या हुआ, स्कूलों में रेस लगी हुई है कि पर्टिकुलरली हमें कितने मार्क्स जनरेट करने हैं, चाहे वो चीज़ें हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी हुई हों या ना जुड़ी हुई हों, कितना आगे उसको प्रोडक्टिव होगा, कितना इंडस्ट्रियल अप्रोच से वो रिलेटेड होगा, कितना लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करेगा, इनसे कोई मतलब नहीं है। बस किसी तरीके से मार्किंग सिस्टम जनरेट होनी चाहिए। तो ये भी एक स्टूडेंट के सामने कट थ्रोट कंपटीशन है और हाई परसेंटेज लाने की कंपटीशंस हैं। तो इसके वजह से जो है ये एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है कि आप देख सकते हो चीटिंग, बच्चे ज़्यादा नंबर जनरेट करने के लिए अलग अलग इलिसिटिक एक्टिविटीज़ का सहारा लेते हैं, जैसे कि नकल करना, मास कॉपी करना, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनके, उसमें आप इनके लेवल से देख सकते हो कि अपने मार्क्स को सुधारने के लिए। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इनके अंदर इनोवेशन का जो इन्वायरमेंट होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है, एक तरीके से नहीं रहता है स्कूलों में। तो क्यों? ड्यू टू द ट्रेंड, अनट्रेंड फैकल्टी। ठीक है, दूसरा चीज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। तीसरी चीज़ क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सही डायरेक्शन में सोच सकें। ठीक है, प्रॉपर रीजनिंग। ठीक, और इसी क्रम में और भी कई चीज़ें हैं जो इनके इनोवेशंस को रोकती हैं। ओके, अगला अगर जो हम बात करें मीडिया का, तो मीडिया भी एक अहम रोल अदा करता है। मीडिया क्या अहम रोल अदा करता है? जैसे कि इंटरनेट के द्वारा आप देख सकते हो, पेपर्स के द्वारा, टीवी के द्वारा, इनके माध्यम से कई ऐसे इन्फॉर्मेशंस जो दिए जाते हैं, जिनके माध्यम से इनका क्या होता है, डायरेक्शंस ये चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि कोई इस तरीके का क्राइम रिलेटेड एक्टिविटीज़ देख लिया, तो उसी तरीके से वो क्या होता है, कॉपी करने का प्रयास करते हैं, तो उनके अंदर ये के भी चीज़ें आने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया का केवल निगेटिव ही पक्ष है, उसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है। इन पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलता है, निगेटिव इम्पैक्ट से ज़्यादा ये कोरिलेटेड होते हैं। अगर इसके अगले पार्ट्स में अगर हम देखें तो मेंटल डिसऑर्डर की हम बात करें, मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि कई बच्चे इतने प्रेशर्स जनरेट करने के बाद से उनके अंदर एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है कि जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करना, और इसके वजह से वो प्रेशर सिस्टम में ज़्यादा आ जाते हैं। नेक्स्ट है ओवर बर्डनिंग ऑफ सिलेबस। ओवर बर्डनिंग का मतलब कि चाहे वो सिलेबस का बर्डन हो, प्रोजेक्ट्स का बर्डन हो, या और भी तरीके की बर्डनिंग होती है जो उनके जो है लेजर टाइम्स को, यानी उनके फ्री टाइम को यूटिलाइज करने में दिक्कत पैदा करते हैं, और इससे इनकी जो ओवरऑल जो क्रिटिकल रीजनिंग जो होती है, एक तरीके से उनके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो क्या करती है, मार देती है, और उनका सही तरीके से जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता, यानी संज्ञानात्मक विकास नहीं हो पाता, ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम होती हैं। दूसरा क्या होती है कि फैमिली डिसकनेक्टिविटी। कई बार आपने देखा होगा कि
कुछ बच्चे जो बोर्डिंग स्कूल्स में भेज दिए जाते हैं तो उनका क्या होता है कि फैमिली से डिसकनेक्टिविटी हो जाती है, या नॉर्मल ग्रामीण अंचल में भी आप देखते हो ये कई बार जो होता है कि बच्चे गार्जियन से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, कटे कटे से रहते हैं और अकेलेपन में क्या होता है कि प्रॉपर जो एक लर्निंग आउटकम आना चाहिए वो लर्निंग आउटकम नहीं आ पाता है। तो ये कुछ बातें हुई। दूसरी जो है, इसी क्रम में अगर हम चलें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं। स्पेशल नीड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे कि जो डिजेबल हों। डिजेबल का मतलब क्या हो कि जिनको या तो विजुअली हैंडीकैप्ड हों या फिजिकली हैंडीकैप्ड हों, ठीक है, या किसी भी और तरीके से हैंडीकैप्ड हों, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन भी उसी तरीके के माहौल में दिया जाता है जिस माध्यम में और सभी लोग भी हैं। तो उसके लिए क्या होता है, स्पेशल स्कूल का प्रोविज़न कई जगहों पे नहीं है, या उनको कई बार क्या होता है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके डिसेबिलिटी के बेसिस पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा काज है जिससे कि उनका प्रॉपर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस क्रम में अगर अगली हम बात करें वो है टीचर्स का। टीचर्स का रोल दोस्तों बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यही वो कड़ी है कि जहाँ से प्रॉपर आपके आउटकम भी आने हैं, आपके फ्यूचर्स भी जनरेट होने हैं और सभी तरीके की चीज़ें आनी हैं। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना होगा और इनके पॉइंट्स को अपने आंसर में मेंशन करना होगा। याद रखिएगा कि मैं डेटा, फैक्ट, फिगर ये सब चीज़ें मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंगली ही ऐड करना है और अपने आंसर्स को और अच्छा बनाना है। तो इसके क्रम में अगर हम देखें तो टीचर्स को माना जाता है कि टीचर वो होता है कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या रोल अदा करता है कि बच्चे के फ्यूचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आज इसके पीछे भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, क्यों इसकी इशूज है? पहली चीज़ की जो प्रायोरिटी टीचर्स की जो प्रायोरिटी है आज के डेट में दिखाया जाता है कि नॉर्मली वो लोग नहीं आते हैं टीचिंग में कि जो पहले से टीचर बनने का ही ख्वाब रखते हों। आज के डेट में क्या है कि मैक्सिमम जैसे क्या होता है कि जॉब ना मिलने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना हाई है, इसके वजह से क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जिनका रुचि किसी और सेक्टर में है, लेकिन कारणवश वो जो होता है टीचिंग में आ जाते हैं और यहीं से क्या होता है कि अपना प्रॉपर रुझान वो नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से दिक्कत ये होती है कि उनका लर्निंग जो आउटकम जो बच्चों के प्रति आना चाहिए उन चीज़ें नहीं आ पाती, बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस को नहीं बता पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है एक ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो हालत है वो और ज़्यादा गिरता चला जाता है। दूसरी चीज़ क्या करें, अगर हम बात करें टेक्निक्स की, अगर बात करें टेक्निक्स का मतलब क्या समझते हो? टेक्निक्स का मतलब ये है कि टीचिंग एड। टीचिंग एड्स की बात करें, टीचिंग एड्स पहले के समय के अनुसार जो चीज़ें थीं जैसे चाक, डस्टर वगैरह ये सब चीज़ें थीं, आज डेट में समय बदल चुका है। आज डेट में क्या है कि उसमें काफ़ी इनोवेशंस की ज़रूरत है। हालांकि काफ़ी डेवलपमेंट इस क्षेत्र में हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह आ गई हैं, नए नए तरीक़ों से इसमें पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, नए डायमेंशंस क्लियर हो गए। लेकिन ये कहाँ पे हैं, ये केवल जो है प्राइवेट स्कूल्स तक सीमित हैं। जो है कई जगह गवर्नमेंट स्कूल में भी इनिशिएटिव आपको देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण अंचल पर अगर हम बात करें तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं और वही ट्रेडिशनल पद्धति अपनाई जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, बच्चे अपने तरीके से नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि टेक्निक्स में एक और हम चीज़ जोड़ेंगे इसमें कि जैसे AI की हम बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तमाम टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से क्या है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम एजुकेशन को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि उनकी लर्निंग जो क्षमता होगी बच्चों की वो क्या होगी, बहुत तेज़ी से डेवलप करेगी। कैसे? क्योंकि इन माध्यम से जो आप यूज करोगे वीडियोज़ के माध्यम से, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑडियो वीडियो जो सेंसेशन होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, यानी बच्चा सुनेगा भी और देखेगा भी। इससे क्या होगा कि उस चीज़ के बारे में वो बहुत अच्छे से इमिटेट कर पाएगा, याद कर पाएगा। तो
दूसरा हो गया इसका कि टेक्नोलॉजी का प्रायोरिटी बेसिस। तीसरी हम बात करें कि टीचर का इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता, पहला चीज़ होता है पे स्केल की हम बात करें। नॉर्मली आप देखोगे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी पे स्केल जिस हिसाब से टीचर्स का है वर्क, उस हिसाब से उतना पे स्केल नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर्स में देखोगे तो वैसे ही अनट्रेंड टीचर हैं, जहाँ पे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम होता है कि जिस तरीके से आपने उनको पेमेंट दिया है उसी तरीके से एजुकेशंस भी जनरेट हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेमेंट्स जो पे स्केल जो होती है प्राइवेट सेक्टर्स में, ये बच्चों के द्वारा भी या गार्जियंस के द्वारा भी कम दिया जाता है। वो तो स्कूल्स काफ़ी हाई फीस चार्ज करते हैं, लेकिन टीचर्स पे कम खर्च करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि उनकी जो अवेयरनेस जो होती है या सिंपली कहें उनकी जो इंटरेस्ट जो होती है एजुकेशन के प्रति, बच्चों को और ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग के प्रति, वो धीरे धीरे क्या होती है डाउन होती चली जाती है और सिर्फ एक प्रोफेशन के तौर पे काम करना शुरू करते हैं कि हमें 10 से 4 या 10 से 6 जो भी टाइम अलॉटेड हो उसके अकॉर्डिंगली हमें सिर्फ काम करना है या कोरम पूर्ति करना है। तो ये आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। इसके बाद से अगर जो अगला उसमें हम देखें अकाउंटेबिलिटी की बात, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी रही नहीं की जाती है। अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं रह जाती है क्योंकि जो है जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेहिता। तो कई आप क्षेत्रों में देखे होंगे कि इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? एब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता है? एब्सेंटिज्म का मतलब क्या होता है? कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जो टीचर गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने जगह पे दूसरे टीचर्स अपॉइंट कर देते हैं कम खर्चों में। जैसे हम बात करें और गांव लेवल पे तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वो क्या होता है और अपना कुछ और अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे बिजनेस प्लान करना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करना या और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि गवर्नमेंट ने तो सेलेक्ट किया था एक अच्छे स्कॉलर को, बट वो क्या कर रहा है कि वहाँ पर जो है अपनी जगह पर दूसरे पर्सन्स को लगा देता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि ना तो उसके अंदर उतनी गुणवत्ता है और ना ही उतनी कैपेबिलिटी है, जिसके माध्यम से शिक्षा का लेवल और गिरता चला जाता है। तो ऐसे ऐसे ये कुछ इशूज हैं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आप देखते हो कि जो है शिक्षा का स्तर किस तरीके से गिर रहा है, उसके पीछे यही मेन कारण हैं। ओके। और सबसे जो खास जो ज़रूरी चीज़ अगर हम बताएँ गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, वो क्या है? एक्सपेंसेस, बजट। याद रखिए कि आज भी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आप देखने को मिलता होगा कि लगभग 2.8% ऑफ जीडीपी शिक्षा पे खर्च किया जाता है, जबकि यही आप यूरोपियन कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे आप बात करो कि यूएसए वगैरह में आप देखोगे कि यहाँ पे 7 से 8% जो है जीडीपी का खर्च होता है। तो आप देख सकते हो कि इतनी बड़ी, एक तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशंस में आप सिर्फ 2.8% जीडीपी का खर्च करोगे तो कहीं ना कहीं जो है उसका आउटकम जो होगा बहुत ख़राब आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो एक बजट भी बहुत बड़ा इशूज है। कई बार क्या होता है कि सभी चीज़ें मतलब टीचर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में, लाइट के अभाव में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में चीज़ें सही तरीके से गवर्न नहीं हो पाती और एक अप्रोप्रिएटेड आउटकम नहीं आ पाता है। तो अब इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, टीचर्स वाले ही पार्ट्स में आप देखोगे सॉल्यूशंस की क्या बात होगी। सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो क्या है? नीड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये क्या है भाई? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि टीचर के अंदर आप इन चीज़ों का प्रॉपर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के द्वारा, ट्रेनिंग मैनुअल्स के द्वारा आप ये चीज़ जनरेट करो और इनके अंदर क्या हो कि जो है
इम्पैथी सिंपैथी की भाव आए कि ये सोचें कि भाई बच्चे कल के डेट में देश के फ्यूचर हैं और उनको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, समझाना है और उनको प्रॉपर इस तरीके से ट्रेंड करो समय समय पे, जिसके माध्यम से शिक्षा का उन्नयन हो सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा सुझाव हो सकता है, सलूशन हो सकता है। दूसरी अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना, इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोविज़न बनाए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा कि जो है आप चाहे तो कह सकते हो कि सैलरी कट कर सकते हैं या और भी तरीके की चीज़ें, मतलब उनका प्रमोशंस के बेसिस पे कर सकते हो कि भाई आपका जो डेजिग्नेटेड टास्क है या जो आपको काम दिया गया है उस पर आप सही से खरे नहीं उतरोगे और आप तो आपके साथ ये प्रोविज़न होगा। यानी उसको अकाउंटेबल बनाओ कि जवाबदेह बनाओ उसके प्रति, उसके जो भी उसने काम कर रहे हैं। तीसरी जो है अगर हम बात करें सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट, रिवार्ड, ये सभी चीज़ें जो है उसको प्रोवाइड की जाए। जैसे अगर कोई टीचर बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है तो उसको प्रॉपर आप रिवार्ड रिकॉग्नाइज भी करो और उनको सपोर्ट सिस्टम तमाम तरीके की, जैसे अगर जो वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहता है स्कूल में तो उसको टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कराओ आप, और भी तरीके के उसको सपोर्ट दो। फील्ड ट्रिप बच्चों को ले जाना है, फील्ड ट्रिप कराओ। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या हो सकता है कि एक एजुकेशन सिस्टम में एक नया उन्नयन आ सकता है। अगर जो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ें तो इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन से याद रखिएगा, पहली चीज़ तो इसमें सबसे खास जो चीज़ें आती है वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आज की डेट में आप देखोगे दो पद्धति में पहले ही शिक्षा मैं बता चुका हूँ, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, दूसरा है एक प्राइवेट स्पॉन्सर्ड। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड में आप देख ही रहे हो कि इसमें उतनी चीज़ें बहुत अच्छी, कई जगहों पे आप शहरों में तो दिख जाएगा, नहीं ग्रामीण अंचल पे वो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। टीचर स्कूल तो हैं, गिरे हालत में हैं या कुछ अव्यवस्थित ऑर्डर में, लेकिन टीचर्स नहीं हैं। और प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो प्राइवेट में हर चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी पहली चीज़ तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए जो एक लोअर स्टेटस से आता है उसके लिए फ़ीस ही बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या है कि यहाँ पे कैपिटेशंस भी बहुत हाई किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि कैसे मतलब शिक्षा को एज ए इंडस्ट्री के तौर पे ये मानते हैं और इस माध्यम से ये क्या करते हैं कि सिर्फ सोचते हैं कि पैसा किस तरीके से जनरेट हो। इसके लिए वो तरह तरह के स्कूल्स में फीस हाइकिंग का प्रोग्राम करते हैं, प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं। दूसरा उनके बच्चों के जो रीडिंग मटेरियल्स जो होती हैं उनको भी कहते हैं स्कूल से ख़रीदो, और उसके बाद भी अलग अलग तरीके से वो फीस हाइक का काम करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि एजुकेशन लेवल में तो कोई सुधार नहीं आता है। हाँ, ये होता है कि फ़ीस जो है ज़रूर बढ़ जाती है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए, एक नॉर्मल मैन के लिए बियर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कमर्शलाइजेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ एक दूसरा इसका एग्जाम्पल इसी में आएगा, वो है कोचिंग इंडस्ट्री। मतलब जिनकी स्कूल भी है उन्हीं की कोचिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि मस्ट कर दिया जाता है, फोर्स करते हैं स्टूडेंट्स को कि कोचिंग लें और अपने आप को इम्प्रूव करें। इसके माध्यम से भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि एजुकेशन लेवल जो है डाउनफॉल में चलता जा रहा है। दूसरा जो है हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने तो निर्धारित कर दिया है कि 25% जो सीटें होंगी वो EWS के लिए निर्धारित होंगी गवर्नमेंट स्कूलों में। लेकिन क्या हो रहा है इसके जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, प्राइवेट स्कूलों में ये निर्धारित होगा। तो प्राइवेट स्कूलों में टॉप लेवल के किसी तरीके से गवर्नमेंट्स के नाम को पूरा करने के लिए कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, और उसमें प्रॉपर उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं आ रही हैं। एक इसके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो किन्हीं कारणों से मतलब बच्चे के एजुकेशन को पूरा ना कर पाएँ उन प्राइवेट स्कूलों में, तो इनमें भी एक तरीके से जो डिफ्रेंशिएटेड मोड ऑफ एजुकेशन दिया जा रहा है। जैसा कि आप इसके पीछे कोई एक मूवीज आई हुई थी, मुझे नहीं पता है उसका नाम, बट आप सर्च करके देख सकते हो, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तीसरी जो है MDM की बात करें, मिड डे मील की बात करें। मिड डे मील की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी परिषदीय स्कूल हैं
तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मिड डे मील खाने के लिए बच्चे सिर्फ आते हैं, या और उनका बाकी उद्देश्य ये नहीं होता है कि एजुकेशन लेने के, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट के तौर पे ये प्रोग्राम सिर्फ देखा जाता है उन बच्चों के द्वारा और गार्जियंस के द्वारा। तो एक ये भी बहुत बड़ा हर्डल है। तीसरी चीज़ क्या है, चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज भी आप देख सकते हो कि बच्चों के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। इस कारण से भी क्या होता है कि ये भी इंस्टीट्यूशंस भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे उनकी किडनैपिंग हो जाए या उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए, इन तरीके की चीज़ें भी स्कूल्स में आपको देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये हो गया इंस्टीट्यूशंस वाले पार्ट। अगला अगर जो हम देखें तो क्वालिटी की अगर हम बात करें, क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो होगा इंफ्रा की, पहली चीज़ तो यही बात कर लें। इंफ्रा में भी दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला, अगर हम पहली बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखोगे नॉर्मली वही है जैसा कि आप देखते आए हो, महसूस करते आए हो कि स्कूलों में क्या है कि प्रॉपर जो है जितना मोड होना चाहिए, जैसे सैनिटेशन की हम बात करें, सैनिटेशन का प्रॉपर अभाव है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, और भी स्कूल्स में प्रॉपर क्लासरूम की अरेंजमेंट नहीं है। प्रॉपर अगर जो क्लासरूम हैं भी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है। तो इन और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा सा डिग्रेड होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं रहता है तो बच्चों के अंदर कि वहाँ पे जाके। एक दूसरी तरफ जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, सैनिटेशन सिस्टम है और भी तमाम चीज़ें, लेकिन एक नॉर्मल फैमिली के अफोर्ड करने की सीमा से बाहर है। इस वजह से एक ये भी प्रॉब्लम है, आप इसको देख सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, फैकल्टी में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि अनट्रेंड फैकल्टी का मतलब आप देखोगे कि जो है कई जगहों पे ये होता है कि जो फैकल्टी जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं, जैसे कि अब गवर्नमेंट्स ने काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे कि टेट के माध्यम से टीचरों का सिलेक्शन, सीटेट के माध्यम से टीचरों का सिलेक्शंस, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि कई जगहों पे क्या होता है कि कम पैसे में, मतलब कम पे स्केल पे टीचर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं और वो उतने आउटकम नहीं दे पाते हैं जितना कि एक डिजायर्ड गोल होना चाहिए। तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा क्या है, फैकल्टी वाले में एक और चीज़ आप देख सकते हो कि फैकल्टी के में पहली बात इनकी कमी, मतलब एक तरीके से इसको बोल सकते हो कमी। डे बाय डे क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट जो हो रही हैं वो कम हो रही हैं, सीटें खाली हो रही हैं। इसके वजह से क्या होता है कि सही जो ट्रेंड जो टीचर हैं सिस्टम में नहीं पहुंच पाते हैं और एक तरीके से एजुकेशन का डिग्रेडेशन डे बाय डे होता जा रहा है। ओके, उसके बाद से क्या है, ओवरबर्डनिंग किस पे, स्टूडेंट्स के ऊपर। कैसे, उनको होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया गया तो इसके वजह से क्या होता है कि वो जो नॉर्मल जो लर्निंग फेज जो होता है उससे वो नहीं कर पाते हैं और कुछ अलग नहीं सोच पाते हैं। मतलब उनको और एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, यानी उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो है उनके प्रॉपर ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। तो यानी ओवरबर्डनिंग भी जो है एक तरीके से आप देख सकते हो कि उनके लर्निंग जो कैपेसिटी है उसको घटाती है। इसके बाद से अगर जो आप देखोगे टेक्नोलॉजी का अभाव, ये मैं पहले ही इसकी चर्चा कर चुका हूँ, इसके बारे में मैं ज़्यादा अब नहीं बताऊँगा। दूसरा क्या होता है, एसर की रिपोर्ट अगर आपने देखा होगा,
जो है एक असेसमेंट रिपोर्ट आती है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि डे बाय डे क्या हो रहा है कि शिक्षा का लेवल इस तरीके से पहुंच चुका है कि 8वीं क्लास का जो बच्चा है वो 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड की मैथ्स, साइंस, इन सब चीज़ों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे लर्निंग सिस्टम, हमारी टीचिंग सिस्टम, ये सभी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं। अनट्रेंड फैकल्टी, इस सबको आप इसमें जोड़ सकते हो। और लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें इसमें, तो वो है करिकुलम। करिकुलम क्या होता है मित्रों? करिकुलम का मतलब क्या होता है? एक होता है सिलेबस, एक होता है करिकुलम। करिकुलम का मतलब क्या होता है कि एक पूरे उसके 1 साल की एक्टिविटीज़ के दौरान जो जो चीज़ें उसमें आए वो सभी चीज़ें जो होंगी करिकुलम। तो करिकुलम को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें याद रखिए कि जो पाठ्यक्रम इनका बनाया गया है ये रोट मेमोरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब चीज़ों को लर्न कर लिया, सीख लिया, रट लिया। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि मार्क्स तो आ जाते हैं दोस्तों क्लास में, बट क्या होता है कि रियल लाइफ में उसकी उपयोगिता घट जाती है। यानी एक तरीके से वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं ला पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि सिर्फ रोट मेमोरी ही रह जाती है और लर्निंग कैपेसिटी इस तरीके से घट जाती है। तो इसके वजह से क्या है, ये भी एक डिग्रेडेशन का कारण है। और इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे जो है आगे जो ओलंपियाड्स होते हैं, आगे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें फेस नहीं कर पाते हैं। ओके, इसका दूसरा, अगर जो रोट आप कर सकते हो, मेमोरी कर सकते हो, ये यहाँ सिंपली इसको मैं लिख देता हूँ, ये याद करना, ठीक है। उसके बाद से एग्जामिनेशन रीस्ट्रक्चरिंग, एग्जाम रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें। एग्ज़ाम रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ तो एग्जामिनेशन सिस्टम्स जो हैं इस करिकुलम के अकॉर्डिंगली आप देखते हो कि जो बनाए जाते हैं, चाहे वो चाहे प्राइमरी स्कूल्स हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल्स हो या हायर एजुकेशंस हो, सब में क्या है एक कॉमन सिस्टम होता है। वो होता है कि एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस उस डेट पे होगा, जिस डेट को डेजिग्नेट किया गया रहेगा, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसी के आंसर को लिख देना है। तो उसमें क्या होता है, 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है कि आप सीधे लर्न करके लिख दिया, रट करके लिख दिया, तो उसमें उपयोगिता नहीं आ पाती जितना कि एक प्रॉपर जो जांचने की जो प्रोसेस है, असेसमेंट की प्रोसेस है, इसमें नहीं आ पाता है। इसके वजह से कहीं ना कहीं ये जो लर्निंग आउटकम है ये घटता चला जा रहा है। तो इसके लिए क्या है कि एक अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप प्रोजेक्ट बेसिस भी कर सकते हो, कि कुछ आपके मार्क्स प्रोजेक्ट सिस्टम पर लगा दिए जिससे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, आपकी क्रिएटिविटी जनरेट हो। तो इस माध्यम से आप कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के माध्यम से हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो है आपके रियल टाइम सिचुएशंस पे हो सकती हैं। तो इस तरीके का अप्रोच अगर लेके आएंगे तो एग्जामिनेशंस में कुछ एक इनोवेशंस भी होगा। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि एक जो कॉपी करने की जो सिस्टम हो उससे भी निजात मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि पेपर्स आउट हो जाता है नॉर्मली। तो पेपर आउट होने का मतलब क्या है कि अगर मालूम है कि जिस डेट पे पेपर होना उस डेट के पहले पेपर आउट हो गया, बच्चे ने वही चीज़ें 10 क्वेश्चन रट लिए और रट करके लिख दिया और लिख करके 100% नंबर पा गए। इससे क्या हुआ, उसके मार्क्स तो इंक्रीज हो गए, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छी आ गई। और वही लोग अगर जो टीचिंग मैनुअल्स में आते हैं, टीचिंग सिस्टम में आते हैं, तो क्या करेंगे, वही चीज़ें फिर डुप्लीकेट कर देंगे अपने इनकमिंग जनरेशन्स को, अपने इनकमिंग जो स्टूडेंट्स होती हैं उनको कर देंगे। और इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम का जो लेवल होगा और डाउनफॉल में चलता चला जाएगा। ओके, अगर जो कल्चर ऑफ, अगला पार्ट है कल्चर ऑफ मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वही जो मैंने पहले अभी कुछ देर पहले बताया कि मेरिटोक्रेसी ये है कि किसी तरीके से मार्क्स जनरेट करो, अपने डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाओ और वहाँ पे भी मार्क्स जनरेट करो। यानी एक जो कंप्लीट जो सिस्टम हो चुका है वो मार्क्स जनरेटिंग सिस्टम हो चुका है, क्रिएटिविटी का सिस्टम रहा नहीं। इसके वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट हो रही है और इनोवेशंस में, रिसर्च में, इन सब में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके वजह से आप देख भी सकते हो कि आज इंडिया का जो पोजीशन है रिसर्च एंड इनोवेशन में वो बहुत अच्छे लेवल का नहीं है। रिसर्च एंड इनोवेशन क्यों?
ड्यू टू द फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। तो इसको एजुकेशन सिस्टम को रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। हालांकि गवर्नमेंट में इसने काफ़ी अच्छे प्रयास किए भी हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी पॉलिसीज़ जो है आई और उस पर अभी जो है चीज़ें आपको देखनी है। और भी कई तरीके की जो कमेटीज़ का रिकमेंडेशंस हैं अभी गवर्नमेंट्स को उस पर रेक्टिफाई करना है और उसमें ला करके एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाने का जो सपना है वो इन्हीं आयामों में अगर जो हम आमूलचूल परिवर्तन कर दें, जैसे कि टीचिंग स्टाफ को सेलेक्ट करते समय करते समय कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान रखें। दूसरी चीज़ क्या है कि टीचर्स का ट्रेनिंग समय समय पर होता रहे, उनकी जो पे स्केल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंगली हो, उनके प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हो, उनके लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंगली हो। और जो है दूसरी चीज़ क्या है कि समय समय पे उनके जो है रिवार्ड्स रिकॉग्निशन सिस्टम्स को भी संचालित किया जाए। ये सब चीज़ें भी उसमें आनी चाहिए। तो ये सभी जितने पार्ट्स हमने बताए हैं जो भी लास्ट में, ये सब कंक्लूजन वाले पार्ट हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सभी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी और इसके बाद से जो है आप इसको आप बता सकते हो, समझ सकते हो और अपने कुछ सुझाव अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। धन्यवाद।